हम्म। ठीक। हाँ ओके रूपम, स्टार्ट कर लो। स्टार्ट कर। ठीक है। हाँ। So, hello all the students. I hope you all are writing mains this year. So, firstly, all the very best for it. So, छोटे छोटे ना हम क्विक फैक्ट्स और कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज नॉलेज ना हर एक के पास में है। जो भी मेंस लिख रहा है, कौन कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, वो वहां बाजी मार जाता है। ठीक है। तो हम क्विकली 4 से 5 क्वेश्चंस देखेंगे, बट बहुत डीपली एनालाइज करेंगे और क्या बाकी स्टूडेंट से हम और अच्छा कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो जब भी आप, हम जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ो इस पे इमीडिएटली आ रही है आवाज पीडीएफ। ना? हाँ आ रहे हैं, बस पीडीएफ वाला स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके दिख रहा है ना? कंटिन्यू हाँ। कंटिन्यू। हाँ। सो जब भी हम कोई क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमको इमीडिएटली आंसर पे लिखने नहीं जाना है। मीन्स 2 मिनट या 1 मिनट आपको ऑर्गेनाइज करना है थॉट्स को, जिसको आप किसको पहले रखोगे, बिकॉज इक्वली इंपॉर्टेंट है आप कौन सा पॉइंट पहले रखते हो। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन का सटीक समझना, उस आसपास की चीजें नहीं लिखना, बट क्या पूछा है एग्जैक्टली। समटाइम्स क्या होता है, हम आंसर लिखते हैं एंड वी अज्यूम कि हमने जो जो पूछा है क्वेश्चन में सब लिख दिया है, और वी थिंक कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, बट जब मार्क्स रिलीज होते हैं ना, तो हमारा उस पेपर में बहुत कम मार्क्स बैठा होता है। तो हमको एक्चुअली क्या पूछा है वो लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसमें क्या कह रहा है, एज वाटर स्कार्सिटी इंटेंसिफाइज, market based instruments such as water trading are increasingly being proposed as a tool for efficient resource allocation। तो जब, अब देखो इस क्वेश्चन का टेल वर्ड है क्रिटिकली एग्जामाइन। टेल वर्ड से पहले ये जो स्टेटमेंट हमको दिया होता है ना, हमको सबसे पहले इस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। स्टेटमेंट व्हाट सेज कि वाटर स्कार्सिटी इंटेंसिफाई हो रही है, जिसको रेजोल्यूशन लाने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जिसको अप्रोच किया जा रहा है फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इस स्टेटमेंट को हमको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट है हमको फोकस क्या करना है कि ये टेल वर्ड क्या है। जब भी क्रिटिकली एग्जामाइन आ गया या क्रिटिकल एनालाइज हो गया या इस तरीके का जहां क्रिटिकल आ जाए, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन विल ऑलवेज बी एड्रेस्ड। हमको उसके डेफिसिट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पहले बताने हैं। critically examine the opportunities and challenges of adopting water trading mechanism in India। GS3 पेपर की खास बात क्या है, इसमें जितने भी हमारे डायनेमिक पोर्शन, नाउ व्हाट आई मीन बाय डायनेमिक पोर्शन, जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हो, डेटा हो, रिपोर्ट हो, उनको कोट करके आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। नाउ दैट डेटा हो, कोट हो, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, या इंडियन गवर्नमेंट या हमारी जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आती है, वर्ल्ड बैंक की आई, IMF की आई, इन सब। एंड सबसे बेस्ट वे टू स्टार्ट GS3 का आंसर इज थ्रू डेटा ओनली। और जब भी देखो जो वाटर स्कैर्सिटी की बात हो रही है हमको, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हम कोई एक ऐसा डेटा लेकर आए जहां पे हम सब्सटैंशिएट कर पाए कि यस वाटर इंटेंसिटी, वाटर स्कैर्सिटी हैज बीन सीन नाउअडेज। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई, कौन इंडिया में नीति आयोग नाउअडेज थिंक टैंक है, और इसका जो हमारा रिपोर्ट, इससे हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 600 मिलियन पीपल, दे आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस इन इंडिया। एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया। उसके बाद में MOEFCC, इनका भी आप कोट कर सकते हो। कोई भी फॉर एग्जांपल डेटा विद रिगार्ड टू कितने बिलियन पीपल इन इंडिया आर, जैसे हम बताते हैं सरफेस वाटर इज पोल्यूटिंग नाउ डेज, दे आर बीइंग ड्राइड अप, या डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। आइदर ऑफ रिपोर्ट से हमको
इसको शुरू करने का है, इसका इंट्रोडक्शन यही इसी तरीके से शुरू किया जाएगा. इट शुड बी इन 3 to 4 लाइन्स ओनली. नाउ वी हैव टू एड अ लिंकर स्टेटमेंट. डायरेक्ट फॉरवर्ड. जब अब कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, नाउ यू आर शिफ्टिंग टू बॉडी पार्ट. एड अ लिंकर स्टेटमेंट ओवर हियर. व्हाट आई मीन बाय लिंकर स्टेटमेंट, व्हेन आई से कि इसमें हम सब क्या बोला है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म. सो सबसे पहला मैंने जब बोला कि क्रिटिकली एग्जामाइन जब मुझे बताना है, तो पहला चैलेंजेस बताएंगे हम. इसमें हम क्या बताएंगे? challenges in adopting water trading mechanism. सिर्फ challenges मत लिखना, एक छोटा सा स्टेटमेंट कंप्लीट जरूर करना, बिकॉज दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि एक मच्योर्ड सॉर्ट ऑफ राइटिंग है अपनी. जैसे अपॉर्चुनिटीज है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं लिख देना है, या चैलेंजेस है तो चैलेंजेस नहीं लिखना है, एक छोटा सा challenges in what या opportunities in what. So in adopting water trading mechanism is what I'm trying to emphasize. छोटी छोटी चीजें ही है, जब इसको हम प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं ना, तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ हाउ वेल अ पर्सन इज अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स. नाउ सबसे पहला चैलेंज अगर हम देखें यहाँ पे, तो वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल ही सबसे इशू वाला हमको लगता है ना. टेक्नोलॉजिकल, बिकॉज वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है ना अपना, इसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ट्रेड तो कर रहे हैं, बट मेनी एरियाज विच वेयर इन द टेक्नोलॉजी का नो हाउ ना हो. अब टेक्नोलॉजिकल एक आता है हमारा रीच के हिसाब से, और दूसरा आता है नो हाउ के हिसाब से. मे बी पहुंच गया हो, बट लोगों को यूज करना या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करना नहीं आया हो. ठीक है. नाउ दूसरा हमारा आता है लीगल an institutional challenge as well. जैसे कि लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या? वी आर ट्राइंग टू डू, बट वहां पे देर आर गैप्स विथ रिगार्ड टू, मान लो उसका रेगुलेशन करना नहीं आया, या उसके रिगार्डिंग कोई लॉ ही नहीं हो, एक प्रॉपर स्कोप ऑफ मैकेनिज्म तो डेवलप हो, देन ओनली वी विल बी एबल टू टैप दैट थिंग अप ना वहां पे. देन सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है कि इन इंडिया इफ समथिंग, हेलो, देन द थर्ड वन इज कि हर एक चीज का ना कमर्शलाइजेशन हो जाता है. वाटर टिल नाउ हैज बीन अ सोशल गुड, बट with time it is now being commercialized as well. So commercialization, and that too at a grand scale, could be one of the important or the possible question it can raise in coming time. ठीक है. जैसे अब इसमें इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक गुड से this will shift towards commodity. तो एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके लिए कम होगी? पुअर पीपल के लिए. दे ऑलरेडी आर मार्जिनलाइज्ड. देन फोर्थ पॉइंट अपना हम क्या लिख सकते हैं? डेटा इशू, डेटा एंड मैनेजमेंट इशू. हाउ इज वन गोइंग टू मेजर कि किसने कितना अभी मेजर किया है, मतलब बेसिन लेवल का असेसमेंट, जहां से हम वाटर टेबल है, एंड इफ वी आर ट्राइंग टू extract water from it, so how as a unit or as government, how are they going to control that thing? So इसमें क्या होगा कि excessive जो usage है, this eventually will harm water basin area, या फिर हम water table जो ground level का होता है, और at the same time this will eventually lead to environmental harm as well. ठीक है. हमको 4 से 5 पॉइंट हर एक पार्ट को एड्रेस करने के लिए चाहिए. जब हमने सारी प्रॉब्लम्स बताई, अब इस तरीके के इश्यूज तो ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया आई होंगी, और इस तरीके का क्वेश्चन इसीलिए आया बिकॉज इन द कमिंग फ्यूचर एज अ ब्यूरोक्रेट you have to find some sort of solution with regard to it. So are you aware of any of those examples which is being followed world over? और आप अगर उसको कोट कर पाए तो और भी अच्छा.
वर्ल्ड ओवर हो या इंडिया के बेस पे हो। सो जैसे हम इसके बाद में प्रॉब्लम्स लिखने के बाद में हम एग्जाम्पल्स कोट करने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल्स में जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना यूएसए है, उनका जो कैलिफोर्निया रीजन है, दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है दिस वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स। आफ्टरवर्ड्स चिली इज वन सच एग्जाम्पल जिन्होंने सक्सेसफुल मॉडल लाया है। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने वर्ल्ड ओवर के लिखे। नाउ मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स कोट करने हैं फॉर इंस्टेंस इंडिया लेवल के। सो गुजरात जो है, इट्स मेजरली डिजर्ट रीजन का इनका आता है, कच्छ रीजन जो आता है। सो वहां पर भी वी हैव डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ वाटर मैकेनिज्म्स वेर इन, जो गुजरात का हम एग्जाम्पल लिखते हैं, सौराष्ट्र ब्रांच जो है इसका, यहाँ पे ग्राउंड वाटर की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सो इस तरीके से एक वर्ल्ड ओवर का एग्जाम्पल, एंड इन इंडिया इफ एनी अदर स्टेट इज ऑल्सो ट्राइंग टू अडॉप्ट, वी हैव टू कोड दैट एज वेल। आफ्टरवर्ड्स जब इतना हमने लिखा, हमको क्या करना होता है, एक GS3 में इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि हम या तो कोई एक टेबल या एक डायग्राम कुछ भी चीज का डालें। मान लो हम एक बॉक्स में कोट करते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ किया हमने, इसमें हम क्या करें कि देयर आर, फॉर एग्जाम्पल हम बना दे कुछ स्टेट्स, जैसे स्टेट्स में हम कौन सा लिख सकते हैं, बिहार, हर साल फ्लड आता है इधर। फिर हम डाल दें यहाँ पे असम, यहाँ पे भी हर साल फ्लड आता है। दे आर, ये व्हाट टाइप ऑफ स्टेट्स दे आर सरप्लस वाटर स्टेट, है ना। अब इनके बीच में इफ वी कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ पैच, और यहाँ पे डेफिसिट वाटर स्टेट लिख दो, सच एज राजस्थान, तेलंगाना, एंड यहाँ के बीच में इनका जो सरप्लस है, एक एक रेड कलर से कोट कर दो कि सरप्लस से इधर जाना है, वाटर इक्विटी को एक्सेस कराने का। सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन वर्क आउट। ठीक है, सो ये, और बट ये सारा लगाने के लिए क्या, इसमें नीडफुल लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू, तो अपने बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। दिस इज हाउ वन कैन एक्चुअली प्रेजेंट देयर आंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज एड्रेस्ड, जैसे कि हमको पहले पार्ट में क्या क्या बताना था, इधर ही हम देखें तो, कि क्रिटिकली एग्जामाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। एक आइडियल आंसर में हमने डेटा के साथ में अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया। क्रिटिकली एग्जामाइन था तो मैंने सबसे पहले चैलेंजेस बताए विद अ लिंकर स्टेटमेंट, कीवर्ड के साथ में मैंने अपने पॉइंट्स को रखा। देन आफ्टरवर्ड्स एन आइडियल आंसर रिक्वायर्स यू टू हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू, जिसमें आपने एग्जाम्पल्स कोट किए यूएसए, चिली का, एंड एट द सेम टाइम इंडियन स्टेट में किसने अडॉप्ट किया। एक आइडियल डायग्राम हमारे पास में होना चाहिए आंसर में, छोटा सा ही सही, नाम मात्र का, बट यू हैव गिवन इट, जिसमें आपने दोनों स्टेट्स को कहां से कहां आप जोड़ोगे ये भी बताया। नाउ सेकंड पार्ट विच रिक्वायर्स आवर अटेंशन इज अपॉर्चुनिटीज एज वेल, है ना, ऑफ अडॉप्टिंग वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। सो अगर हम अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन वुड बी अराउंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कौन कौन सा होगा, सबसे पहला देखो, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है ना, सबसे पहले वो कम होगा, क्योंकि जब भी चीजें कमोडिफिकेशन पे उतरती है ना, जब तक पब्लिक गुड कुछ भी चीज रहता है तो वी डू नॉट वैल्यू दैट, और जैसे ही उसमें हमको कुछ पे करना पड़े, सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। सो इसमें क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज वुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अब
इवन इकोलॉजिकली एफिशिएंसी भी तो अच्छी होगी ना। एक रीजन ऐसा है जो ड्राई होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और एनीथिंग, व्हेन वी से कि डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर इंस्टेंस गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वो अपने आप तो नहीं हो रहा है, नेचुरल भी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंथ्रोपोजेनिक भी है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड बाकी सब चीजों को लेके। सो जब वाटर की हम प्रॉपरली एलोकेट करेंगे द सेम एरिया, उसको हम वापस यूज भी तो कर पाएंगे ना। तो इकोलॉजिकली एफिशिएंसी ऑफ द लैंड एरिया वुड ऑल्सो बी इंक्रीज। तीसरा क्या है, जब जब वाटर एज अ इक्विटी सारे रीजन में एक्सेसिबल होगा, तो वहां से हमारी इकोनॉमिक गेन्स भी तो शुरू होंगी, न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमी वुड बी इंक्रीज्ड। वहां के जो लोकल लोग हैं दे डू नॉट नीड टू मूव आउट। जैसे कई बार रिसोर्स की वजह से भी पीपल मूव, माइग्रेशन का ट्रेंड इसलिए भी होता है, तो वहीं पे इकोनॉमिक गेन्स भी शुरू होगा, है ना। देन फोर्थ क्या होगा कि हमारे पास में बेटर डेटा। नेक्स्ट देयर हैज बीन अ से कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा इट वुड बी बिकॉज ऑफ वाटर ओनली, राइट। सो हमारे पास में जब वाटर एज अ रिसोर्स, हमारे पास में बेटर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो दैट कुड बी रिड्यूस्ड। इसका प्राइम एग्जांपल है, वी आर सीइंग कि जब भी पेरिनियल रिवर जो है, अगर वो 2 से 3 स्टेट्स में शेयर होता है, तो वी आर सीइंग कि हर एक स्टेट में डिस्प्यूट हुआ है। जैसे गोदावरी बेसिन के लिए आप लोगे, या फिर इवन एट जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट हो गया, या सतलज रिवर के लिए हरियाणा पंजाब में, तो दे आर फाइटिंग फॉर इट। बट जब हमारे पास में बेटर मैनेजमेंट होगा विद रिगार्ड टू डेटा हो गया, या फिर हमने लॉज बनाए कि इतना प्रोपोर्शन इतना, तो दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड इन द कमिंग टाइम। एंड एट द सेम टाइम एक इंटीग्रेटेड एंड डिमांड रिस्पॉन्सिव वाटर गवर्नेंस की भी शुरुआत होगी, विच इज द नीड ऑफ आर, राइट। तो ये 5-7 जितने आपको अपॉर्चुनिटीज समझ में आती कीवर्ड्स के साथ में आप लिखते गए, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का जो अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड टू इट, वी हैव कवर्ड दैट एज वेल, एंड आफ्टर दैट यू कैन कंक्लूड इट एज वेल। हमने ऊपर डेटा से शुरू किया था, की थीम इज वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म ओनली, एंड यू कैन कंक्लूड योर आंसर विद रिगार्ड टू वाटर ट्रेडिंग इफ डिजाइन इन प्रॉपर वे। इट कैन देखो, जैसे वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म इफ डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड, पहले तो डिजाइन किस तरीके से करना है वो बेहतर तरीके से, एंड देन इम्प्लीमेंटेड विथ स्ट्रॉन्ग लीगल and technological safeguard can be used as a powerful mechanism to address water security needs as discussed in। आप इसमें आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसडीजी का डाला, या फिर हमने नीति आयोग के में कि क्लीन क्लीन वाटर हमको प्रोवाइड करवाना है वो, और आइदर ऑफ एनी रिपोर्ट, और कुछ भी चीज आपको कुछ एजेंडा समझ में आता है तो यू कैन कोट दैट एज वेल, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करना, किस तरीके से एड्रेस करना, एक लिंकर स्टेटमेंट डालना, इसको समझ पाए। किसी को कुछ डाउट है इन दिस, यू कैन आस्क मी। हेलो, एनीवन? तो दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें। यस मैम। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे और कीवर्ड मुझे समझा पाए? जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे आई बिलीव सबको विजिबल होगा, मैं रीड करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि पहले इसको ब्रेक डाउन कैसे करें, ठीक है। देखो मैं रीड करती हूँ। इंडिया अप्रोच
इंडियाज अप्रोच, कीवर्ड क्या है, अभी तक में जो भी इंडिया का अप्रोच रहा है टू एयर पोल्यूशन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग, नाउ इट इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम सीजनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म एयरशेड मैनेजमेंट. Analyze the institutional and policy challenges in achieving sustainable improvement in air quality. क्या क्या established है? Anyone who wants to give their opinion on कैसे इसको टैकल किया जाए ये क्वेश्चन को? यस मैम, इसमें भी हम डेटा से ही इनिशिएट कर सकते हैं कि गुड, वेरी गुड. वायु वायु प्रदूषण से कितने लोगों की मौत हो रही है इस समय और कौन कौन से स्टेट ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, एंड देन इससे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या प्रतिक्रिया क्या है, कैसे इस चीज को आगे बढ़ा के काम कर रही है, इस चीज को बताएंगे. गुड गुड गुड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड तो आप समझ पाए. इसमें टेल वर्ड क्या है? एनालाइज, यस मैम. है ना. एनालाइज का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, जैसे कोई भी स्टेटमेंट है या कुछ भी एक ऑलरेडी मैकेनिज्म है, तो इसमें हमको क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी लेवल के चैलेंजेस बताने हैं. ठीक है ये. और दूसरा जो हमारे पास में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट है, अपना इस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट जो है, इंडियाज अप्रोच टू एयर पोल्यूशन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम सीजनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म एयरशेड मैनेजमेंट. इसको सब्सटैंशिएट करना है. बहुत सही कहा आपने कि हम इसको डेटा से शुरू कर सकते हैं. डेटा किस तरीके से कि इंडिया में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन हाउ मेनी डेथ्स आर बीइंग रिपोर्टेड, है ना. जैसे कि इसमें एक एक डेटा है अपना कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो कहता है, as per state of global air 2024 report, it has been said कि 16.7 लाख प्रीमच्योर डेथ इंडिया में ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है. अब ये हमने बताया. आफ्टरवर्ड्स सबसे बेस्ट एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हम हर बार अक्टूबर नवंबर में हमारे न्यूज़पेपर में छपे हुए रहते हैं. कौन सा मैकेनिज्म होता है, इफ एनीवन कैन टेल, जिसको याद आ रहा हो? सीजनल इमरजेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जरा सा ब्रेनस्टॉर्म. पराली, पंजाब पंजाब हरियाणा में पराली को किसी तरीके से रोकने जलाने से रोकते हैं. तो दिल्ली में कौन सा पोल्यूशन प्लान चालू करते हैं दिल्ली सरकार? ग्रैप प्रणाली लागू कर देती है. ग्रैप. वेरी गुड, यही निकालना चाह रही थी कि इसमें से सीजनल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए कौन सा निकाला जाता है? ग्रैप एवरी टाइम, है ना. सो अब देखो, अब नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग कि सीजनल, अब हाउ आर वी गोइंग टू टेल, हम इसमें बताएंगे कि सीजनल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमने ग्रैप चलाया. कहां चलाया? एनसीआर रीजन में. टू नाउ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक एयरशेड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन एयर पोल्यूशन, है ना. ये मैंने क्यों आपको एम्फसाइज करवाया यहाँ पे कि क्यों निकालना है. देखो, मियरली लिख देना मात्र, हमने जैसे डेटा डाला, अब कोई भी जैसे रीडर होगा ना तो उसको जानने का होगा कि सीजनल इमरजेंसी ये स्टूडेंट कैसे समझा. हाउ आर, जब आप यहाँ पे ग्रैप मेंशन करोगे जो एनसीआर रीजन में हर टाइम, कहां पर? एनसीआर रीजन में. दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि इस बंदे को ये समझ में आया कि सीजनल इमरजेंसी का इसने हमको एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इज द वन दैट एक्चुअली मेक्स डिफरेंस. नाउ हमको क्या बोले कि एनालाइज द इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी. अब देखो हम इसमें कैसे लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल challenges in achieving improvement in
एयर क्वालिटी। इंस्टीट्यूशनल से जैसे कभी नहीं समझ में आए ना, तो विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम हेलीकॉप्टर व्यू से देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे होगा, सेंटर, स्टेट और जो सबसे लोकल बॉडी है, इनका हमेशा पॉलिसी कैसा रहेगा, इन साइलोज, सेंटर की अलग पॉलिसी, स्टेट की अलग पॉलिसी, और जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी सबसे ग्रास रूट के जो लोग है, यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती, इनका कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी पॉलिसी चला रहे। एंड रिजल्ट इज एवरी टाइम यू सी द सेम प्रॉब्लम सस्टेनिंग ओवर ईयर। तो हमारा ये हुआ। दूसरा होता है गवर्नेंस के फेलियर पे। नाउ गवर्नेंस के फेलियर पे किस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं कि ऑन पेपर वी हैव मेड एन एक्सीलेंट पॉलिसी, बट एग्जीक्यूट करने के लिए ना हमारे पास में मैन पावर है, ना हमारे पास में फंड है, जो हम 3F लिखते हैं ना, फंड, फंक्शनरी एंड फंक्शन, इसका एकदम लैक। फिर अर्बन रूरल डिस्कनेक्ट ऑल्सो। तो हम जितने भी इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस देखेंगे, हमको कोशिश करनी है एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखा जाए। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब क्या होता है, ब्रॉड बेस, छोटी छोटी चीजें नहीं कि अच्छा आपने बताया इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, सोशल प्रॉब्लम आ गया, नहीं, सबको ऊपर से। सबसे पहला जैसे मैंने ये लिखा इंस्टीट्यूशनल में गवर्नेंस फेलियर। अब मैं जब गवर्नेंस फेलियर मेंशन कर रही हूं, गवर्नेंस फेलियर किस पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल and then local level, they all are working in silos। सबसे बड़ा ये यूनिफाइड अप्रोच हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट आउटकम देगा, साइलोज में कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। देन दूसरा मैं इसको क्या बोलूंगी, इंस्टीट्यूशनल में हमेशा ओवरलैप ऑफ फंक्शन, ओवरलैप ऑफ फंक्शन। कैसे, हमने जो भी प्रॉब्लम आती है ना, एक नई बॉडी बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल सीपीसीबी बनाया, फिर मान लो सेंट्रल लेवल बनाया, फिर एसपीसीबी बना दिया, फिर मैंने यूएलबी बना दिया, फिर मैंने एमओएफसीसी जो एक अलग से है, इसका फिर स्टेट लेवल वाला भी होगा, ये बना दिया। सो इसमें क्या हो गया है कि मेरा जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऑन अ पर्टिकुलर इशू जो एक्शन में लेकर आए, वो हमेशा वीकन हो जाता है। तो ओवरलैप ऑफ फंक्शन इतनी सारी बॉडीज को लेकर। देन फिर क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है ना, वो बहुत ही वीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वीक का क्या मतलब है, वी नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एनसीआर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको पराली जलाने से आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, वो पंजाब से आ रही है, या फिर वेस्टर्न हरियाणा से आ रही है, या इवन मान लो राजस्थान के यहां से भी आ रही है। बट व्हाट वी आर डूइंग इट, क्या कर रहे हैं हम उसको टैकल करने के लिए। तो उसमें हमारा क्या है कि इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग एवरी टाइम। इसमें हमको क्या करने का है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में, कि ऑन टेबल कम ऑल द पार्टीज एंड लेट्स हैव अ सॉल्यूशन, वो एक पूरा ही फेलियर है अपना। ठीक, फिर अपना जो 3F प्रॉब्लम है, किसमें, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स विद रिगार्ड टू फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरी। और फिफ्थ अपना डेटा और मॉनिटरिंग गैप तो है ही सबसे बड़ा। टेक्नोलॉजी वाला हर जगह डाल दो, GS3 पेपर है ना अपना, एक ना एक चाहे अपॉर्चुनिटीज में हो कि टेक्नोलॉजी आ रही है, और जहां पे हमको चैलेंजेस बताना है तो वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हर जगह कोट कर दो, अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा आपको पॉइंट में दिमाग में नहीं आ रहे हो तो। ठीक है, डेटा एट मॉनिटरिंग गैप एज वेल। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमने इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स जितने थे वो बताया। अब देखो, हमको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमको एक वर्ल्ड ओवर बेस्ट एग्जांपल बताना है, तो किसी को याद आ रहा है क्या कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन पास्ट रही हो एंड नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज, उन्होंने कुछ एक्शन लिए हो, कोई भी कोट कर सकता है, याद आ रहा है किसी को? यस मैम, चाइना का बीजिंग जो इस समय एक्सीलेंट। स्थिति में। हाँ, यही सारे चाहिए हमको। जब भी GS3 का एग्जाम्पल आपको पेपर आए ना, ये चीज याद रखना कि बहुत डायनेमिक पेपर है अपना।
जितने ज्यादा आप करंट ओरिएंटेड वर्ल्ड लेवल के बेस्ट एग्जांपल्स लिख पाओ अपने पेपर में, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा पॉइंट रहेगा। बिकॉज एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि दिस पर्सन हैज एन अवेयरनेस ऑफ नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया बट ऑल्सो द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वर्ल्ड ओवर। एंड इवेंचुअली ऑल, so every bureaucrat who would be in the system, they need to have some of their USPs, जो वहां से अपने रीजन में उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को क्या क्या सोल्यूशन लेकर आएगा। सो बहुत अच्छा एग्जांपल आपने मुझे दिया कि बीजिंग जो है चाइना का, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। इन्होंने एक अपना एयरशेड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जिसको इन्होंने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया इन लेटर एंड स्पिरिट, and now the outcome we are seeing that Beijing is now one of the cleanest cities. ऐसा ही लंदन का भी याद है क्या? किसी ने पढ़ा लंदन का केस स्टडीज? सेम लंदन का भी एक समय पर यही प्रॉब्लम था, तो लंदन ने उस समय पे क्लीन एयर एक्ट लेकर आया, ठीक है। उनका भी सेम देन इन्होंने एमिशन रिडक्शन और इवन बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, एंड देन इवेंचुअली देयर आल्सो द प्रॉब्लम सेटल्ड। और रीजनल में हम ऑलरेडी दिल्ली का एनसीआर का हम कर ही चुके हैं, जिसमें ग्रैप एक्शन जो प्रोग्राम है वी हैव सीन दैट इट। आफ्टरवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स के बाद में पॉलिसी चैलेंजेस भी हमको देखने का है। अब पॉलिसी चैलेंज में क्या, हमने ग्रैप लगाया, हमने CAA QM करके जो है एक ये भी बॉडी बनाई, बट इनमें क्या है सबसे बड़ा डेफिसिट, क्या है? इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। सब चीज ऑन पेपर है, कुछ भी चीज ग्राउंड पे इन्होंने ठीक तरीके से लाया ही नहीं है। सो वीक इन्फोर्समेंट। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरल हम अभी भी कर रहे हैं, बट मेनी ऑफ द थिंग्स, कटाई जो हुई या पराली जो जलाना, इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस। इसमें टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया अडॉप्ट कर ही नहीं पाया है। हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन बात किया, हमने दुनिया जान की मैपिंग की बात की, उसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स लगाओ ताकि हमारी लैंड और वाटर सेव हो। बट आफ्टरवर्ड्स का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसका वेस्ट का, वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बड़ा सॉल्यूशन आया ही नहीं है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है अपनी, जिसका हमको रिवर्स, जो बैकवर्ड वाला जो है वेस्ट रेजोल्यूशन सिस्टम हमारा, अभी तक हम पॉलिसी के लेवल पे लेकर ही नहीं आए, वो मेंशन ही नहीं किया गया है। दैट आल्सो नीड्स अ प्रॉपर अटेंशन फॉर ऑल द स्टेट हु आर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट, है ना। ये एक आना चाहिए। तीसरा, हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो वेस्ट है अपना, इसको हम इवन जिसे बर्न ही करना है, तो वी आर कोल फेड। हमारा अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम कोल के थ्रू। तो वाई कैन नॉट वी यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चरल वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। एंड इसमें जो वो PM10 PM2.5 आता है, उसमें प्रेसिपिटेटर्स लगा के वी डाउनग्रेड दैट पोल्यूशन का लेवल। सो इसमें हम एनर्जी मिक्स भी यूज कर सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एग्रीकल्चर सोर्स को अगर मैं सर्कुलर इकोनॉमी में लेकर आ पाऊं। मैंने हमेशा कहा कि डायग्राम भी डालेंगे, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ एनर्जी का कंपोनेंट डाला, अब मैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी डालती हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या, गैस, पेट्रोलियम और कोल, यही 3-4 जगह से आता है। इसमें अगर मैं ये एग्रीकल्चर वाला है, इस वेस्ट को, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, इसको प्लग इन करूं थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं प्रेसिपिटेटर्स डाल दूं और जो जो भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उनको सेटल कर दूं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रीयूटिलाइज ना, जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी में कोट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। मुझे इंटीग्रेट करना है इसको अपनी एनर्जी बास्केट में, और इंडिया के पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसको टैप करने का। बट हाउ वेल अ गवर्नमेंट कैन डन, इट डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसी ओनली। सो एनर्जी मिक्स के लिए भी इसको हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। देन अब देखो, हमारा
दूसरा पॉलिसी चैलेंज क्या है कि अर्बन प्लानिंग एक अलग इंपॉर्टेंट हम अब क्या हो रहा है, जैसे जेवर एयरपोर्ट लिया गवर्नमेंट ने, ठीक, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए लिया, लैंड कहाँ से लिया, खेती वाली सारी जमीनें ली। अब आसपास के जो एरिया है ना, वहां के सारे कमर्शियल जो बिल्डर्स हैं उन्होंने खरीदे, एंड नाउ दे विल सेल ऑल दोज एरिया, करोड़ों में फ्लैट बेचेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां पे जो एग्रीकल्चरल लैंड था, वहां तो प्रॉक्सिमिटी में एग्रीकल्चर आसपास में होगा ही होगा, और आपने उसको अर्बन लैंड बनाने में लग गए, अर्बनाइजेशन वहां शुरू कर दी, तो वहां तो पोल्यूशन आएगा ही ना। एक बफर तो क्रिएट किया नहीं कि अच्छा दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ मिडिल वे हम एक ग्रीन पैच डालेंगे जहां पे मान लो अफॉरेस्टेशन किया या कुछ भी किया, एंड देन देयर वुड बी रेजिडेंशियल थिंग। सो हमारी अर्बन प्लानिंग इंडिया की इज वर्स्ट, कोई भी प्रॉपर पॉलिसी ही नहीं है। अर्बन प्लानिंग जो है ना, इस पे जो ये गैप है, दिस ऑल्सो नीड्स इक्वल अटेंशन फ्रॉम आवर एंड, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। और क्या लिख सकते हैं हम, दुनिया जान की एयर पोल्यूशन की बातें कर ली हमने, बट अवेयरनेस के नाम पे गवर्नमेंट जितना पैसा बाकी चीजों में रखती है, जो स्लोगन्स या बाकी चीजें हुई, तो पीपल में अवेयरनेस जगाना एंड बिहेवियरल चेंज लाना इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको क्या करने का है, एक बिहेवियरल एंड अवेयरनेस के बड़े बड़े कैंपेन्स चलाने विद रिगार्ड टू एयर पोल्यूशन, हाउ देयर स्मॉल एक्ट्स कैन सेव एनर्जी एंड ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन, वेस्ट का जो हम करते हैं। सो इसके लिए भी हमको एक कंसिडरेबल एक्शन प्लान लाना चाहिए। सो ये 4-5 पॉइंट हमको पॉलिसी चेंजेस के लिए हमको लाने पड़ेंगे, जो करना है। आफ्टरवर्ड्स अगर आपको कोई और टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना हो, यू आर ओपन टू इट, बट एक छोटा डायग्राम आप जरूर डालना, इट इज गोइंग टू बी गुड, गिव अ गुड इंप्रेशन टू योर आंसर। देन इसमें आप कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डाल सकते, जैसे पॉलिसी लेवल पे हम क्या लिख सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया था हमने, आफ्टरवर्ड्स ग्रैब किया है ना, फिर we are switching towards E20 fuel. Again, it's a debatable thing, but still, government has launched it. Promotion of EV vehicles nowadays, बहुत ज्यादा। उसके बाद में फेम स्कीम हम लेकर आए हैं। So all these schemes, key government initiative, you can quote that because सारी की सारी problems ही गिनाओगे तो it might seem like कि कुछ तो कर ही नहीं government। मैम किया है। प्रेरणा हाँ पोर्टल, मैम हाँ हाँ प्रेरणा पोर्टल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो ट्रैक करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, प्रेरणा पोर्टल उसको यूज ग्रेट। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो हाँ बोल। एंड सफर प्रोग्राम जो चला रहा है एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के लिए मेजर सिटीज में, वो भी एड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें देखो हमें है ना पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन दो लेवल पे करना है ना, तो जैसे सफर हो गया, इसको हम पॉलिसी लेवल पे डाल देंगे, और इंस्टीट्यूशन किस पे कि अगर मान लो कोई नई सी गवर्नमेंट बॉडी, एनकैप को हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे डाल देते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर बॉडी बनाई है ना उन्होंने, तो एनकैप को इधर डाल दिया। और पॉलिसी लेवल पे जैसे सफर पोर्टल आपने कहा, CAQMs डाला, इनको डाला, तो इस तरीके से मतलब पॉइंट इज कि हमने ना ऊपर सारी गलतियां बता दी गवर्नमेंट की, सारी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बट इवेंचुअली अगर सारा नेगेटिव ही लिखेंगे ना, तो इट माइट गिव, हमारा आंसर एक इंप्रेशन दे सकता है कि भाई सब गलती किया है, कुछ सुधारा है भी कि नहीं। इसीलिए हम सब रोना गाना लिखने के बाद में हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए नाउ, और एनालाइज लिखा है ना एनीवे, तो हमको उसमें करने क्या है कि एंड में जाके गवर्नमेंट के कुछ कुछ अच्छे पार्ट्स भी लिख दो कि बनाए हैं इन्होंने। अब एंड में जब हमने सारे इनके प्रॉपर पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए कि हाँ भाई इन्होंने ये भी लेकर आए, ये भी लेकर आए, एनकैप लेकर आए हैं, प्रेरणा पोर्टल लेकर आए हैं, फेम स्कीम लेकर आए हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ईवी प्रमोट कर रहे हैं, सब दुनिया जान का। मैम इसमें अवेयरनेस कैंपेन जो स्वच्छता ही सेवा है जैसे, और एक पेड़ माँ के नाम जो प्रोग्राम चलाया है, साथ में जो लाइव प्रोग्राम है, इनको एड ऑन भी तो हम मतलब अपने कंक्लूड जब करेंगे तब भी ये वाले भी प्रोग्राम एड ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली, पर हाँ कर सकते हैं इसको ना, जैसे आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए मुझे कि अवेयरनेस कैंपेन वाला जो मैंने आपको पॉइंट बोला,
इसको हम लिख सकते हैं, बट ये हम प्रॉब्लम्स में लिख रहे हैं ना, ये कोट करो और इसको बहुत स्मार्टली किस तरीके से हम नच कर सकते हैं, दे शुड बी सस्टेन्ड इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्च किया खत्म किया, सुनने में दोबारा नहीं आता। वी आर एस्पिरेंट सो वी नो अबाउट इट, बट पीपल जो बाकी जनता है ना, मेजोरिटी, उन्होंने अच्छा एक बार बस न्यूज में जब पेपर पढ़ा तभी सुना। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि जितना वो अपना प्रचार करती है ना, उसी तरीके से इन स्कीम्स का प्रचार करो, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सो मैम, ये जी मैम। सब मेंशन करना है हमको, सब। बट जब हम चैलेंजेस में लिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से लिख दीजिए कि बिहेवियरल अवेयरनेस चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल स्वच्छता एंड सेवा scheme or plan has been launched by government, meanwhile it has to be done in a sustained manner. लॉन्च किया भूल गए, लॉन्च किया भूल गए, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये तो हो गया कि अच्छा हर गवर्नमेंट आई अपना एक नया लॉन्च कर दो, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स हमको कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन ऑलवेज हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक एंड इन अ पॉजिटिव नोट। सो जैसे हम बताएंगे कि व्हाई एयर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन जीएस पेपर 3 है, कुछ भी समझ में नहीं आए, आप एसडीजी के गोल्स रट लेना, हर जगह कोशिश करना, या तो वो या कोई भी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप जो चीज आती है ना, कि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इट, या हमारा जो डेफिसिट है उसको फिल करने का गवर्नमेंट का कोई भी हम नारा कहते हैं ना, कि उसको आप उसको फिल करने की कोशिश करना वहीं से। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, और कंक्लूड आप इसको वही एसडीजी गोल से भी कर सकते हैं। और पॉजिटिव, सो वी हैव, these are the problems, government has done these things, so above initiatives या किसी भी तरीके से initiatives needs implementation in letter and spirit to integrate all the stakeholders backed by strong institutional data-based policy and citizen participation, mass level citizen participation would give us good outcome in near future, है ना? इसमें सारी चीजें कंक्लूड की हमने कि whatever initiative a government is trying to take, they have to be in letter and spirit, जिसमें हमेशा it should be inclusive, जहाँ पे citizen participation is equally important, और futuristic मतलब in the long run would give us great result. मैम, ये जो स्लोगन था इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेके, जन भागीदारी को लेके एक संदेश दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। हाँ ये वाला एक स्लोगन दिया था, तो हाँ, ये स्लोगन को अगर ऐड ऑन करें तो शायद कंक्लूजन और इफेक्टिव बहुत लगेगा। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यही तो सारी छोटी छोटी हमको चाहिए इनिशिएटिव्स, जैसे गवर्नमेंट लेकर आई, और किसी भी कैंडिडेट को यही आपके आंसर को, जो मीडियोकर आंसर है, और आपने इनको अगर ऐड किया तो दिस विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन योर आंसर। So as has been emphasized by the current government, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एंड सबका विश्वास, इस तरीके से आप उसको कोट कर सकते है ना? चलो जी एक मैम। और जी आंसर मैम। हम देखते हैं, लास्ट वन, ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन है अपना। सो एनीवन इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट, उसको ब्रेक करना चाहेगा, या शैल आई रीड एंड देन हम डिस्कस करें? देखो, this question is asking, critical infrastructure protection requires a shift from reactive security measures
to predictive risk management, examine the significance of initiatives such as Prahar framework in strengthening India's internal security architecture. ठीक है, हाईली हमारा सिक्योरिटी बेस्ड का क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहली बात, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो है, इसके बारे में यू शुड बी नोइंग, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट दिस आंसर? इंट्रोडक्शन क्या लिखा जाएगा? क्या होती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कोई भी छोटा छोटा हिंट दो, परफेक्ट मेरे को आंसर चाहिए ही नहीं। जिसको जितना पता है, एक एक दो दो शब्द, जिसको जो भी याद आ रहा हो। क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया? सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो बोलो, कोई बोल रहा था ये कुछ। ये मुझे लगता है कि जैसे ब्रिज वगैरह हो गया और पोर्ट हो गया और इन सब चीजें, रोड को लेकर, इन सब चीजों को लेकर हमें क्रिटिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑयल का जहाँ रिफाइनिंग वगैरह हो रही है, इन सब चीजों के लिए हमें वो करना होगा कि मैम, रिस्क मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। देखो, प्रिडिक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एक एस्पेक्ट है, पर जैसे इसमें पूछा ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेन चीज है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेशन की वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसपे अगर अटैक हुआ ना, तो दैट इंटायर सिस्टम विल कोलैप्स। फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू कि बैंकिंग सिस्टम है अपना, अगर मान लो एसबीआई का सर्वर कोई हैक कर ले, तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है अपने इंडिया का, पूरा का पूरा सर्वर ही अगर हैक कर लिया तो कितने सिटीजन इंपैक्ट होंगे, और क्या ही एक कॉमन सिटीजन में इंपैक्ट जाएगा गवर्नमेंट को लेकर कि ये कर क्या रही है। उसी तरीके से मान लो हमारे इतने सारे, मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी मच असेंशियल। किस लिए? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अगर मान लो फिशिंग के थ्रू या किसी भी के थ्रू अगर उसको कोई हैक कर ले, कोई फॉरेन बॉडी विच इज हॉस्टाइल नेशन, फॉर एग्जांपल चाइना ही कर ले हैक, तो क्या ही हमारी तो पूरा का पूरा वो इकोनॉमी को घुटने पे लाके रख देगा, पावर कट कर देगा, जो कि इन द रिसेंट पास्ट हुआ भी है ना। सो दीज आर दोज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सो दे कैन ब्रिंग द इंटायर नेशन स्टैंड स्टिल, पूरा का पूरा, उसको कहते हैं। तो जब ये तो है कि रिएक्टिव कुछ अटैक हुआ फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, इससे बेटर कि वी कैन प्रिडिक्ट दैट थिंग कि अच्छा, इफ चाइना इज डेवलपिंग सर्टेन थिंग्स, अगर उसका एआई बहुत अच्छा है तो दे माइट बी हार्मफुल फॉर अस। सो हमको उस तरीके का एक टेक्नोलॉजी बनाना है इन द न्यू फ्यूचर, सो दैट वी कैन टैकल इट। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है? मान लो आपको नहीं समझ में आए, तो सबसे बेस्ट है कि इसको तोड़ो ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसे सोचोगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सुपर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट? एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या ही चले, कुछ भी इकोनॉमी नहीं चले। बाकी तो छोड़ो, एक लिफ्ट जो है ना वो ही रुक जाए ना, तो अगर जो मल्टी है अपनी 12-15 फ्लोर की, सारे लोगों का बैंड बज जाए। तो पॉइंट इज कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जब भी देखो, दे आर मेजरली लाइफलाइन। इसको डिफाइन कर दो, CI, that is critical infrastructure, are lifeline of a nation. When attacked or disrupted, they can cripple the entire nation. And make it stand still, questioning public safety, also national security. है ना? ये जो हमने कॉमन बोलचाल वाली भाषा थी, उसी से बन गई हमारी इंट्रोडक्शन, नेशनल सिक्योरिटी। अब इसमें ये भी बताया है कि एक एग्जामाइन द
significance of initiatives such as Prahar framework in strengthening India's internal security architecture. अब प्रहार जैसे इन्होंने दिया, ये जान के हमसे पूछ ही रहे हैं कि हमको प्रहार के बारे में बताओ, है ना। अब प्रहार में अब सबसे बेस्ट चीज इसको कैसे आपको कब, मान लो इसमें आपके पास में कम लिखने का कंटेंट हो, तो अगर आपने प्रहार कभी सुना भी हो तो पी से क्या स्टैंड करता है, प्रिवेंशन। आर से क्या करेगा, रिस्पॉन्स। ए से क्या करेगा, असेसमेंट। एच से क्या करेगा, होराइजन स्कैनिंग। ए से दोबारा से अश्योरेंस, एंड आर से रेजिलियंस। इस तरीके से इसको एक आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स इसमें हमको एनालाइज करने का है। क्या एनालाइज करने का है, इससे इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस बताते हैं। सबसे पहले तो इसके चैलेंजेस विद रिगार्ड टू प्रहार। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे इंडिया में, अगर ऑपोजिट पार्टीज की सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, इनका कभी भी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाए। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ सेंट्रल एजेंसी टू कम इनटू देयर डोमेन। उनका है कि अटैक ऑफ उनका है। सो सबसे पहला है कि इंटरनल एजेंसी जो है कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठे, है ना। दूसरा क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है हमेशा दे आर इन साइलोज। एजेंसी तो तब बैठे जब वो इंफॉर्मेशन मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आई, एंड कोई दूसरी पार्टी की अगर गवर्नमेंट है स्टेट पे, दे विल नॉट वांट कि वो वहां पर जाए टाइमली एक्शन हो। सो इंफॉर्मेशन इज लाइंग इन साइलोज। तीसरा क्या लग सकता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जिसपे रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, दे आर नॉट एलोकेटिंग टू अपडेट देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, वो पड़ा है, कोई भी इजीली हैक कर देगा। फोर्थ है कि हमारे पास में सबसे लार्जेस्ट यूथ पूल है राइट नाउ, बट दे आर नॉट स्किल्ड इन साइबर सिक्योरिटी। प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ कहाँ आते हैं, बीटेक प्रोफेशनल्स हर साल करीब करीब 10 लाख से ऊपर आते हैं, बट उसी में एक निश निकालना चाहिए ना करिकुलम वाइज, साइबर सिक्योरिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल करियर्स इन द कमिंग टाइम, बिकॉज इतना ज्यादा AI ML आ रहा है। तो हमारे पास में वी लैक स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अपने पास में। फिफ्थ क्या है हमारे पास में कि हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। गवर्नमेंट विल ऑलवेज इन फ्रंट फंड का क्रंच, बट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दीज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी से। एंड ऑल्सो जो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस थ्रेट है, वहां पे ओवर interference from the government will come in terms of critical infrastructure. That is why private bodies do not want to invest there. So हमारे पास में limited private public partnership in critical infrastructure है। ये सारे के सारे अपने आ गए challenges, है ना। अब जब मैंने ये सारी बात की, इसके बाद में मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि what we have to do, हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें अगर हम कहें तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा अभी किस पे, मान लो हम यूपीआई यूज करते हैं ना, सबसे प्राइम एग्जांपल ले लो, सब कोई गूगल पे फोन पे ये सब यूज कर रहे हैं। अगर इसी की कोई जो NPCI है जिसने ये बनाया है, इसी को हैक कर लिया जाए तो क्या ही रह जाएगा अपना यूपीआई, जिसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट DPI ना। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आधार एक वन हमारा कंपोनेंट है, यूपीआई एक अदर अपना कंपोनेंट है, डिजी लॉकर वगैरह जो है ये सब कंपोनेंट है। ये सब अगर हमने मान लो वेब पे या किसी भी क्लाउड स्पेस में डाला, इसी पे अगर अटैक हो जाए तो हम क्या ही कर लेंगे। सो हमको गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड जो है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं,
हैदराबाद में एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये बनाया है। तीसरा गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, एक ड्राफ्ट भी लेकर आई है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, पर ये ड्राफ्ट के फॉर्म में ही है, ये एक्ट बन ही नहीं पाया है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का सबसे प्राइम बॉडी क्या है, जब भी कुछ साइबर थ्रेट आता है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आता है, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इस ये, ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट की है। अब हमको क्या करने का है, इस क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर वे फॉरवर्ड हम मेंशन कर देंगे एज अ सिटीजन और एज अ पॉलिसी मेकर, व्हाट यू फील। प्रॉब्लम्स बताए, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बताया। नाउ फ्रॉम माय एंड व्हाट आई फील द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग, आई हैव टू कोड दैट एज वेल। वे फॉरवर्ड इसमें डाल, वे फॉरवर्ड पे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट AI ML, so AI backed प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि रियल टाइम बेस पे मॉनिटरिंग करेगी कि हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास में कितने थ्रेट आ रहे हैं, वो एक तो प्रिडिक्ट करे, किस टाइप के आ रहे हैं वो प्रिडिक्ट करे, एंड उसका जो हमारा कोप अप मैकेनिज्म क्या है ये। उसके बाद में हमको एक नेशनल रिस्क रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा कि विच ऑल कंट्री, जिस तरीके से है कि पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी हमारी होस्टाइल नेशंस है, और किस तरीके के हमारे वो आ रहे हैं, बग्स के फॉर्म में आ रहे हैं, अटैक किस फॉर्म में आ रहे हैं। उसके बाद में हमारी जो एग्जिस्टिंग है उसमें मैन पावर और साइबर सिक्योरिटी एज अ करिकुलम, नाउ इज द टाइम टू इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट so that we have world's smartest professionals in this regard, because now the era is of AI/ML only, है ना। so ये 4-5 पॉइंट इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल्स, करिकुलम्स, करंट इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास में, वो एल्गोरिदम बेस्ड हमको बनाने का है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एंड दिस आंसर विथ व्हाट वी एज अ सिटीजन फील, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड इट, है ना। कंक्लूजन ऑलवेज हैज टू बी, ऐसा नहीं हो जब इन्होंने पहले ही बोला है कि हो जाने के बाद में, मतलब एक टर्म हमारे पास में यहाँ लिखा होना चाहिए प्रोएक्टिव, है ना। क्वेश्चन इटसेल्फ सेज ना कि रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, तो हमको कंक्लूजन में एक टर्म मेंशन करना चाहिए प्रोएक्टिव। उसके बाद में इंटेलिजेंस लेड, फिर टेक इनेबल्ड, 4-5 कीवर्ड्स ऐसे भारी भरकम जो सुनने में अच्छे लगे वो भर दो, है ना। एनीथिंग एल्स जिसको एड ऑन करना हो, कुछ अच्छे एग्जांपल्स मुझे बता पाए कोई। हेलो, एड ऑन करना है किसी को कुछ, एनी गुड इनपुट। चलो फिर लेट अस वाइंड अप द सेशन देन। you people keep on practicing questions like this only. सबसे पहला फाइनल आउटपुट जो मैं आपको, फाइनल वर्ड ऑफ रिमार्क दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, टेल वर्ड, एनालाइज, एग्जामाइन, जो भी है, इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज द एस्टैब्लिश्ड स्टेटमेंट। यहां से आपको क्यू मिलेगा हमेशा कि क्वेश्चन क्या मान रहा है और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। जो मान रहा है
उसको लेकर हमेशा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देना, जो पूछ रहा है उसके लेके 4-5 ब्रेनस्टॉर्म करना। लिंकर स्टेटमेंट एक शब्द का मत लिखना, जैसे सजेशंस, उसके बाद में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड टू व्हाट, अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड टू दिस, challenges with regard to this, 3 से 4 शब्द ही लगेंगे, बट वो it looks like a complete one. Then write 4-5 points. Always mention GS3 में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, बिकॉज सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करने का है. देन फिर आप वे फॉरवर्ड लेकर आओ जिसमें आप यू फील लाइक कि अच्छा इट शुड बी डन. कंक्लूजन शैल ऑलवेज बी इन लेटर एंड स्पिरिट. हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव इन माइंड, एंड एक लाइन डाल दो, इट शुड बी डन इन लेटर एंड स्पिरिट व्हेन डन. सिटीजन की जितना भी इंक्लूसिव टर्म यूज कर पाओ, बिकॉज GS3 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही है इंक्लूसिव. कोई भी पॉलिसी आए, कुछ भी चीज आए, इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए सिटीजन का पार्टनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने में. सो इस तरीके से आप लोग और करिएगा. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड, एंड आई होप you all will perform really well. So goodbye all of you.